Hello, students. A very good morning to all of you. Welcome to SST class. This is your book, Our Social Studies, and we were discussing about the chapter 7, which is the hydrosphere. And in that, we have been already discussed about water bodies and tides. Okay, now let's move to importance of tides. Now we will learn importance of tides and what is ocean currents. Okay, so let's start. So open your book. Okay, open page number 143. Now let's see what is the importance of tides. Tides clear mud and silt deposits from the mouth of rivers and so keep them open for ships. जब टाइड आता है तो वो अपने साथ में, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से आता है, उसका वेव ज़्यादा रहता है, तो वो अपने साथ में जो रिवर माउथ पे सिल्ट मड ये सब डिपॉजिट हुए रहते हैं उसको क्लीन कर देता है. ठीक है, वहाँ से साफ़ कर देता है, जिसके कारण से शिप्स आसानी से मूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. टाइड्स आर ऑफ इमेंस हेल्प इन शिपिंग एंड नेविगेशन. शिप्स leave the harbor when the tides goes out and enter when the tides come in. ठीक है, टाइड्स जो है एक इमेंस मीन्स होता है यूज़, मतलब अपार मात्रा में मदद करता है शिपिंग को और नेविगेशन को, यानी शिप को इधर उधर आने ले जाने में उसको हेल्प करता है. शिप्स लीव द हार्बर व्हेन द टाइड्स गोज आउट एंड एंटर व्हेन द टाइड्स कम इन. शिप्स जो है, जब ये समझो कि जब हाई टाइड्स होता है, यानी कि जब टाइड आता है, तो क्योंकि जो लेवल है वो राइज हो चुका है होता है वाटर का, तो शिप को नेविगेट करने में इजी रहता है. ओके, नेक्स्ट. फिशरमैन आर ग्रेटली बेनिफिटेड ड्यू टू tides as fish come near the coast during high tide enabling a bountiful catch. ठीक है, फिशरमैन के लिए कैसे हेल्प करता है कि जब हाई टाइड आता है तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सारे फ़िश जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उनको क्या फ़िशिंग करने में इजी रहता है. ठीक है, बाउंटीफुल मीन्स होता है कि इजी रहता है, उनको प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट. बाउंटीफुल मीन्स अबंडेंट, मतलब उनको प्रचुर मात्रा में फ़िश वगैरह प्रोवाइड करते हैं. Tides are a very important source of renewable energy in the form of fast movement of water during inflow and outflow. Tides से देखो रीन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, मतलब वो अच्छा सोर्स है टाइड, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, जो टाइड का इनफ्लो आउटफ्लो है उसके कारण हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और यहाँ तक कि गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में एक पावर स्टेशन, टाइडल पावर स्टेशन भी डेवलप किया जा चुका है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू ओशन करंट. ओशन करंट क्या होता है? द कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट और ड्रिफ्ट ऑफ द ओशन वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज ओशन करंट. कंटिन्यूअस यानी कि जो लगातार मूवमेंट होता रहता है, यानी कि जो वेव हैं वो ऊपर उठेंगे. और ड्रिफ्ट यहाँ पे मतलब है, जब वेव जो होता है तो एक साइड तो वो ऊपर उठता है, नीचे साइड देखोगे तो वो मतलब खाई सा हो जाता है, उसको यहाँ पे ड्रिफ्ट बोला गया है. ठीक है, तो वही कह रहा है कि मूवमेंट, द कॉन्टीन्यूस मूवमेंट और ड्रिफ्ट ऑफ द ओशन वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन. एक डेफिनेट डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को वाटर के हम कहते हैं ओशन करंट. द वाटर मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर और ब्रॉड स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू द ओशन. ठीक है, या तो ये रिवर के मतलब रिवर में या तो फ्लो वो वाटर मूव करेगा, या फिर स्ट्रीम वगैरह हम जो देखते हैं तो वाटर मूव करता है. ठीक है, ओशन से होते हुए वही है. और इसकी स्पीड वेरी कर सकती है 2 to 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, द ब्रॉड स्लो मूविंग मासेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड ड्रिफ्ट्स. जैसे कि बताए थे कि एक वृहद और एक मतलब वृहद तरीके से और कम मूवमेंट ही ड्रिफ्ट कहलाता है. On the basis of temperature, ocean currents are classified into two types: warm ocean currents and cold ocean currents. दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे ओशन करंट को. पहला होगा वार्म ओशन करंट और दूसरा कोल्ड ओशन करंट. वार्म करंट क्या होते हैं? जब इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ फ्लो होती हैं क्या हवाएं. ठीक है, तो वो होते हैं
वार्म करंट और कोल्ड ओशन करंट क्या होता है, वो फ्लो करती हैं पोलर रीजन से हमारे इक्वेटोरियल रीजन के साइड. ओके. Ocean currents are caused by the winds rotation of the earth. The differences in density of ocean water depending on temperature and salinity, tides, interaction with other currents. ठीक है. देखो, देयर आर डिफरेंट कॉज कि मतलब ये जो ओशन करंट आता है इसका अलग अलग कारण है. विंड से भी आ सकता है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी आ सकता है, टाइड से भी आ सकता है, सैलिनिटी से भी आ सकता है. ठीक है. और या फिर किसी अदर करंट से अगर इसका इंटरेक्शन हो गया तो आ सकता है. तो देयर आर मेनी रीजन्स, मेनी कॉजेज. ओके. एंड द शेप ऑफ लैंड मासेस, लैंड मास के शेप पे भी डिपेंड करता है. जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा लैंड मास आ गया, उससे टकरा के और फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ओशन करंट का. करेंट्स फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स. और अधिकतर ऐसा ही होता है कि करंट जो है उधर ही फ्लो करते, उधर ही बहती है उधर की प्रचलित विंड होगी. प्रिवेलिंग मीन्स प्रचलित, यानी कि जिधर साइड में विंड का डायरेक्शन होगा उधर साइड में ही करंट भी मूव करेगा. ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द Coriolis force of rotation, all oceanic currents generally move in a clockwise direction. Coriolis force जो कि पृथ्वी के रोटेशन से फोर्स लगता है वो होता है. ठीक है. और जिसके कारण से क्या होता है कि करंट जो है वो मेनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है. एंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फेयर. सदर्न हेमिस्फेयर में बात की जाएगी तो जो ओशन करंट होता है वो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. Sometimes a landmass may obstruct the flow of an ocean current, causing it to change its direction. ओके. जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि लैंडमास जो होता है वो भी ओशन करंट को कभी कभी उसके फ्लो को रोक देता है. ठीक है. और उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है. ओके. वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मॉडिफाई देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंगली. और ये दोनों ही वार्म एंड कोल्ड करेंट जो होते हैं वो अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं. व्हेन दीज विंड्स ब्लो ओवर द कोस्टल लैंड्स दे मॉडिफाई द टेम्परेचर्स, दे आर मेकिंग द लैंड्स कंपेरेटिवली वार्मर और कोल्डर. जैसा कोस्टल लैंड होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं. ठीक है. विंड्स दैट पास ओवर वार्म करेंट्स बिकम वार्म एंड ऑब्जर्व मोर मॉइस्चर ड्यू टू ग्रेटर इवोपोरेशन. अब देखिए, विंड्स जो कि पास होंगे वार्म करंट से वो भी गर्म हो जाएंगे और ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे. ठीक है. जिसके कारण से जो इवोपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा. दिस ब्रिंग्स रेनफॉल टू कोस्टल एरियाज वाइल कोल्ड करेंट्स डिक्रीज द मॉइस्चर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ विंड्स. और इसके उल्टा जस्ट क्या होगा? कोल्ड करंट का होगा. ठीक है. वहाँ पे मॉइस्चर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे इवोपोरेशन कम होगा. द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स कॉजेज हैवी फॉग. और अगर जब वार्म और कोल्ड दोनों ही ये करंट आपस में मिक्स हो जाएंगे तो एक हैवी फॉग क्रिएट कर देते हैं, यानी कि कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है. हिंडरिंग नेविगेशन सिंस इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड एक्ट्स एज अ हजार्ड टू शिप. और उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे नेविगेशन यानी शिपिंग जो होती है, शिप का इधर से उधर मूव करना, वो उस टाइम पे अफेक्ट होता है. ठीक है. उस टाइम पे रोक दिया जाता है. हिंडरिंग मीन्स उसको रोकथाम उसका कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि फॉग के कारण विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और जो कि शिपिंग के लिए हार्मफुल होगा, हजार्डियस होगा. ओके. हार्मफुल होगा. द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड विद एन अबंडेंस ऑफ plankton are also located where the warm and cold currents meet. अब जहाँ पे warm and cold currents मिलते हैं वहाँ पे हमें प्लैंक्टन देखने को मिलता है. प्लैंक्टन कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो कि ओशन में रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके. warm currents melt dangerous icebergs which they encounter, thus reducing
danger to ships, whereas cold currents often carry icebergs to the lower latitudes. अब देखो वार्म करंट जो होगा वो आइसबर्ग को यानी कि बर्फ़ की चट्टानों को वो क्या करेगा, मेल्ट कर देगा, जिस कारण से जो डेंजर खतरा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, शिपिंग में जो खतरा है वो रिड्यूस हो जाएगा। वेयरस इसका जस्ट उल्टा होता है कोल्ड करंट में। कोल्ड करेंट्स में क्या होगा कि अपने साथ में ये बड़ा बड़ा आइसबर्ग जो है लेकर आएगा, तो जिसके कारण जो शिपिंग के लिए ये क्या होगा, डेंजरस होगा। ओके, शिप्स prefer to sail along with the currents as they can move faster and hence save on time and the fuel. ठीक है, शिप्स देखो प्रेफर करते हैं जिस साइड फ्लो है, करंट फ्लो कर रहा है, उस साइड ही मूव करने का। क्यों? क्योंकि उधर के साइड अगर वो सेलिंग करेंगे तो उधर डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन जब सेम होगा तो वो फास्टली मूव कर पाएंगे। ओके, जिसके कारण टाइम भी सेव होगा और फ्यूल भी सेव होगा। ठीक है, ये था हमारा क्या, ओशन करंट। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर देयरफॉर सस्टेन्स लाइफ इन द बायोस्फेयर इन मैनी वेज। और हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके कारण ही बहुत से लाइफ, बहुत सी जीव यहाँ पे हैं। वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अब देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो रिवर का हो या लेक का हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी, हमारे घरेलू काम के लिए भी, एज वेल एज इरिगेशन के लिए भी, यानी कि सिंचाई के लिए भी। ओके, इट ऑफर्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मासेस। ये हम सभी जानते हैं कि क्योंकि हम समुद्रों के द्वारा भी तो हम कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम समुद्र मार्ग से भी तो जाते हैं। तो वहीं कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट लिंक ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का ये बनाता है कॉन्टिनेंटल मासेस में। मतलब दो कॉन्टिनेंटल है, जैसे हमें अफ्रीका से एशिया जाना है तो हम, ऐसा भी हो सकता है कि हम समुद्र मार्ग से चले जाएं। और समुद्र मार्ग क्या है, नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर का यूज़ करते हुए हम लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं ना, तो सेम वही चीज़ कह रहा है। द वेरियस वाटर बॉडीज एग्जिस्टिंग ऑन अवर प्लानट आर अ विटल सोर्स ऑफ डाइवर्स मरीन लाइफ एंड मरीन प्रोडक्ट्स। ओके, और जो अलग अलग वाटर बॉडीज़ एग्जिस्ट करते हैं उसमें डाइवर्स मरीन लाइफ हमें देखने को मिल जाता है, यानी अलग अलग भिन्न तरीके के मरीन लाइफ जो कि वाटर में रहते हैं, ऐसे जीव को हम कहते हैं मरीन लाइफ, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इस प्लैनेट का। ओके, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ओशन वाटर्स। ये हम सभी जानते हैं, सॉल्ट और अदर मिनरल्स भी, जैसे कि पोटेशियम हो गया, और दीज ऑल हमें मिलता है किससे, ओशन वाटर से। ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट। ओशंस और अदर वाटर बॉडीज हमारे क्लाइमेट को भी प्रभावित करती हैं। ओके, टाइडल एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ओशन वाटर वाइल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम रिवर्स। हम ये देखे थे ना, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम टाइड से, ओशन से, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम रिवर्स से। ठीक है, देयर आर मैनी डैम्स। हम देखते हैं ना, कई डैम हैं ऐसे जहाँ से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स एंड सो वी मस्ट यूज़ इट जुडिशली। ठीक है, वाटर एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, रिसोर्स है, और इस वजह से हमें इसे न्यायपूर्वक हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड टेक एडवोकेट स्टेप्स टू प्रिवेंट इट्स पॉल्यूशन। और इसके पॉल्यूशन को, इसके गंदगी को रोकने के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी हमें कई सही स्टेप लेने चाहिए। वाटर कंजर्वेशन विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी फॉर एवर।
और अगर हम वाटर कंजर्वेशन करते हैं, वाटर सेव करते हैं, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे।